तब वो गुंडे उन तीनों की अलग अलग एंट्री से परेशान हो जाते हैं। तो हमें इनसे इनके पैसे लेने हैं ना? हम इनसे इनके पैसे नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम इनसे वो पैसे ले रहे हैं जो इन्होंने दूसरों से चुराए हैं। तब ग्योल खुद का इंट्रोड्यूस करने लगती है, पर चैनल के व्यूअर्स उसे नहीं देखना चाह रहे होते और उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगते हैं। तब इयोनु भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वो देखता है कि सिचुएशन तो एकदम से सॉल्व हो गई है, क्योंकि वो तीनों ही उसके सामने झुककर अपने अपने बटुए उसे दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने तायहोन को पहचान लिया होता है, जिस वजह से उन्हें ये डर होता है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। तो इयोनु ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन्होंने इतनी जल्दी हार मान ली है। तो इसका मतलब हॉबी ने जिन बंदों को भेजा है वो सच में बहुत कमाल के हैं। तब उन लोगों ने अपने सारे पैसे दे दिए होते हैं और तायहोन फिर से उनसे 500 वॉन मांगने लगता है, जिसे देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। मुझे तो लगा था कि तुम लोगों ने हमें सारे पैसे दे दिए हैं, पर लगता है तुम्हारी खातिरदारी करनी जरूरी है। तो गाइज आप हमें फ्री रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हम ट्रबल शूटर टीवी के लोग आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। तब इयोनु उन दोनों को अपने घर ले जाता है और उन लोगों का स्वागत करने लगता है, पर वो जगह बहुत ज्यादा गंदी होती है, जिस वजह से तायहोन उसे सबसे पहले वहाँ का कचरा फेंकने के लिए कहता है, पर गयोल को वो बिल्कुल अपने घर जैसा लग रहा होता है। मैं कल तक इसे क्लीन करवा लूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज यहाँ पर कोई आने वाला है। तो तुम लोग हॉबिन के फ्रेंड्स हो ना? ऐसी बात नहीं है, हम लोग बिजनेस पार्टनर्स है और इसका प्रूफ ये कॉन्ट्रैक्ट है। हॉबी ने कहा है कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, जिस वजह से वो मेरे मना करने के बावजूद भी तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए मेरे पीछे पड़ा रहा है। और जैसे कि तुम अब कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हो कि ये चैनल मेरा है, तो इसलिए मैं इस चैनल की असली ओनर हूँ। मैं ये तो समझ गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, पर इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो कोई स्टैंप ही नहीं है, जिस वजह से ये तो वैलिड ही नहीं है। क्या? पर हॉबी ने जो कहा था कि इसे स्टैंप किया हुआ है, आखिरकार अब ये हॉबी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जितनी मैंने ग्योर के बारे में रूमर सुनी थी, ये तो उससे भी ज्यादा अजीब है। तो तायहोन, क्या तुम्हारी भी हॉबिन के साथ बिजनेस रिलेशंस है? तब हमें हॉबिन और तायहोन की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ हॉबिन तायहोन से एक फेवर मांगने आया होता है। आखिरकार अब ये इयोनु कांग कौन है और आखिरकार क्यों मैं इसकी मदद करूंगा? तायहोन, क्या हम आराम से बैठकर बात नहीं कर सकते? इयोनु ने कहा है कि उसने जिन्हो की वजह से अपनी सारी फैमिली को खो दिया है और उसे मेरे अंदर उम्मीद दिखाई देती है, जिससे कि उसे लगता है कि वो हमारे साथ मिलकर जिन्हो को पकड़ सकता है और अपनी फैमिली का बदला ले सकता है। उसे तो मरने से भी डर नहीं लगता है, क्योंकि वो जिन्हो को किसी भी हालत में पकड़ना चाहता है और इसी वजह से उसने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है। उसने मुझे कहा है कि वो जिन्हो को पकड़ने के लिए चारे की तरह भी इस्तेमाल होने के लिए तैयार है, जिस वजह से मैंने अब उसका एक चैनल स्टार्ट करवा दिया है। पर मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, मुझे उसके बारे में बहुत बुरा फील होता है। तो चलो फिर साथ मिलकर उसकी मदद करते हैं, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। इयोनु, अपने आप को लकी समझो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। थैंक यू, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम पर बर्डन नहीं बनूंगा। तब इयोनु को देखकर तायहोन को एहसास हो गया होता है कि वो एक नॉर्मल लड़का नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बारे में ग्योल पूछने लगती है, क्योंकि उन्हें एक और नई रिक्वेस्ट आ गई होती है, जिस वजह से ग्योल इयोनु को वहाँ पर चलने के लिए कहती है। और हम देखते हैं वो रिक्वेस्ट एक हियेन पार्क नाम की लड़की की तरफ से आई होती है, जिसे अपने भाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। तब वो लोग उस लड़की के घर पहुँच जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसका भाई सही नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे भाई के साथ क्या गलत है, पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे, पर मुझे लगा कि क्योंकि तुम लोग उसकी तरह स्टूडेंट्स हो तो शायद तुम उसकी सिचुएशन को समझ सको, क्योंकि मुझे डर था कि कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि मेरा भाई अब गायब हो गया है और मैं उसे ढूंढ भी नहीं पा रही हूँ। क्या उसके साथ कुछ हुआ है? कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा अजीब एक्ट कर रहा था, जैसे कि उसके ऊपर कोई हावी हो गया हो। कभी कभी वो गुस्सा हो जाता था और कभी कभी वो खुद से ही अजीब बातें करने लगता था। जब भी वो बाहर जाता था तब वो एक डिफरेंट पर्सन बन के वापिस आता था, और ये शायद सिगरेट की वजह से हो सकता है। और उसके कपड़ों में से भी बहुत बदबू आती थी और कभी कभी तो वो बहुत सारे पैसों के साथ वापस भी आता था। तब ग्योल इयोनु को वहाँ से चलने के लिए कहने लगती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि हियन का भाई सिर्फ पैसों की तंगी से गुजर रहा है, जिस वजह से वो अजीब हरकतें कर रहा है, जिस वजह से उन्हें वहाँ से चलना चाहिए। और वो हियन को अपनी फीस को उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहती है। ग्योल, जरा रुक जाओ। अब आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? ये केस शायद ड्रग्स का भी हो सकता है। ड्रग्स का? क्या तुम इस लड़के से और भी पैसे
निकलवाना चाहते हो। तुम तो मुझ से भी ज्यादा शैतान हो। मैं सीरियस हूँ ग्योल। मैंने अपने जान पहचान के डिटेक्टिव से ये सुना था कि इस टाइम कम उम्र वाले लड़कों लड़कियों का ड्रग लेने का इशू बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और डिटेक्टिव को लगता है कि एक नया ग्रुप है जो कि यंग लोगों को टारगेट कर रहा है। तो हो सकता है कि ये जिन्हू के साथ लिंक हो, क्योंकि वो उस किसी भी चीज को सप्लाई कर सकता है जिसकी डिमांड हो, और ड्रग्स तो उसका मेन बिजनेस है और साथ में वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिस वजह से ये पॉसिबल हो सकता है कि इसके पीछे वही हो। तो हम यहाँ पर एक करियोके शॉप देखते हैं जहाँ पर दो बंदे आपस में ड्रग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक बंदे मुन्हू को ड्रग्स बेचने का इंचार्ज बना दिया गया होता है, जिस वजह से वो दूसरे बंदे को थैंक यू कह रहा होता है। मुन्हू, इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो जिससे कि तुम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हो, तो इसलिए इन ड्रग्स को जिसे हो सके उसे बेचो, क्योंकि इसी तरह तुम एक नई जिंदगी जी सकते हो। तो योनू हॉबिन को हायान के भाई की फोटो दिखा रहा होता है। तो तुम ये कह रहे हो कि इस बंदे का जिन्हू के साथ किसी तरह लिंक है? तो योनू कहता है अभी बस मुझे शक है, पर तुम्हें पता है ना कि जिन्हू एक ड्रग डीलर था। तो हॉबिन कहता है तो क्या इसका मतलब अब जिन्हू ने सभी को ड्रग्स बेचना स्टार्ट कर दिया है? तो योनू कहता है इस टाइम तो सिर्फ ऐसा लगता है, पर अभी हमारे पास इससे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम हियन के भाई को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो घर से भाग गया है, पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हम उसे ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास इस फोटो के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर हमें जिन्हू तक पहुंचना है तो हमें इसे ढूंढना ही पड़ेगा। तो वहाँ से चांग सेओंग गुजर रहा होता है, जो कि हॉबिन को इग्नोर करके चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है और हॉबिन योनू से पूछने लगता है कि हियन को अपने भाई के फ्रेंड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता है, जिस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हम उसे ढूंढेंगे कैसे। पर ऐसा हो सकता है कि जिन्हू के साथ उसके रिलेशंस हो। तो क्या अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो क्या हम जिन्हू तक पहुंच पाएंगे? तो अचानक से हॉबिन चांग सेओंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे मोड़ देता है, क्योंकि जो फोटो योनू ने उसे दिखाई होती है उसमें एक बंदे के हाथ पर टैटू बना होता है और वही टैटू चांग सेओंग के हाथ पर भी बना होता है, जिस वजह से उन्हें आगे बढ़ने के लिए लीड मिल जाती है। तब हम देखते हैं उन लोगों ने चांग सेओंग को बांध दिया होता है, पर वो ऐसा कह रहा होता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या तुम अभी भी ऐसे ही एक्ट करोगे जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारी ये बाजू पर ये टैटू कर क्या रहा है? जल्दी से हमें सच बताओ चांग सेओंग, तुम्हें पता है ना कि ये कौन है और तुमने इस बंदे के साथ मिलकर क्या क्या किया है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैंने इस बंदे को पहले कभी नहीं देखा है। बस बात इतनी है कि यहाँ पर जो टैटू तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मेरे टैटू से मैच करता है, पर मैंने ये टैटू बस इसलिए बनवाया था क्योंकि ये अच्छा लग रहा था, जिस वजह से मेरा इस बंदे के साथ कोई लेना देना नहीं है और मैंने तो ड्रग्स के बारे में भी पहली बार सुना है। तो योनू चांग सेओंग का बैग चेक करने लगता है और ताएहोन चांग सेओंग से सच बाहर निकलवाने के लिए उसे मारने की बात करने लगता है, पर तभी योनू उसे रोक देता है क्योंकि उसे चांग सेओंग के बैग से पेन किलर के पैकेट मिले होते हैं। ये कैसे पेन किलर्स हैं जिन्हें उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो कि बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, जिस वजह से इनके अंदर कुछ ड्रग इंग्रेडिएंट्स होते हैं और अगर तुम इसे हीट अप करके एब्जॉर्ब करोगे तो ये ड्रग की तरह ही काम करेगा। और इसके बैग में ऐसे 100 से भी ज्यादा पैकेट्स हैं। तो चांग सेओंग, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम्हारे बैग में इतने सारे पेन किलर्स कर क्या रहे हैं? मैं तो बस इन्हें इसलिए लेकर घूम रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ और मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिस वजह से मैं इनोसेंट हूँ, तो इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। तो योनू चांग सेओंग को डराने के लिए अलग अलग लॉस के बारे में उसे बताने लगता है, जहाँ उसे ड्रग्स यूज करने की वजह से सजा हो सकती है, जिसे सुनकर हॉबिन और उसके साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तुम्हें शायद अंदाजा हो गया होगा चांग सेओंग कि इस टाइम हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तो जरा ध्यान से सोचो कि आखिरकार तुम किस चीज से डरते हो। तुम्हारे साथी तो गिरफ्तार होंगे ही, पर अगर तुम हमारा इसमें साथ दोगे तो तुम बच सकते हो। तो बताओ, क्या तुम अरेस्ट होके क्रिमिनल बनना चाहते हो या फिर हमें सब कुछ बता के बचना चाहते हो? तो चांग सेओंग उन सभी को सब कुछ बताने के लिए मान जाता है। तो हॉबिन योनू से पूछने लगता है कि क्या उसने लॉ की पढ़ाई की है, जिसके लिए योनू मना कर देता है क्योंकि उसने तो बस चांग सेओंग को डराने के लिए कुछ झूठ मूठ के लॉज बता दिए होते हैं। पहले मैं तुम सभी को बता दूं कि ये टैटू हमारे क्रू का सिंबल है, जिसे ट्राइनोफी कहा जाता है, और ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स ड्रग्स के साथ डील करते हैं। जब हमारा लीडर मुनहू ड्रग्स को लाता है तब हम उससे वो लेकर ड्रग्स को बेचते हैं। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक पिरामिड शेप की तरह है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल बॉटम पे हूँ। तो इसका मतलब ये मुनहू बॉस है? पर मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना है। तो चांग सेओंग कहता है तुमने उसके बारे में इसलिए कभी नहीं सुना है क्योंकि मुनहू सियोल के बाहर से यहाँ पर आया है और ये तो गलत काम करने की वजह से जेल में भी गया है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे लो रैंकिंग पे हूँ
जिस वजह से मैं उससे नहीं मिला हूँ। पर मुझे इतना पता है कि वो किसी सप्लायर से इन ड्रग्स को लेता है और बाद में बेचता है। और जिस पर्सन को तुम ढूंढ रहे हो वो जिन चान पे है, जो कि मेरी टीम का लीडर है। मैंने सुना है कि वो मिडिल स्कूल से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसता आया है और अब वो ड्रग्स के बिजनेस में घुस गया है। तो आखिरकार इन सब में तुम्हारा क्या रोल है? मैं तो बस ड्रग्स को इधर उधर पहुंचाता हूँ। तो आखिरकार मुनहू का सप्लायर कौन है? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर मुनहू सप्लायर के सामने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहता है, तो वो पक्का किसी गैंग का मेंबर होगा। ये सब कुछ देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि वो जिन्हो ही है, जिसका मतलब मैं मुनहू के पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि जिन्हो को इसके बारे में पता लग सकता है। तो आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? तो योनू कहता है, मेरे पास एक आइडिया है और इसके अकॉर्डिंग हम चान सेओंग की पोजीशन का फायदा उठा सकते हैं। चान सेओंग ड्रग्स को ड्रॉप करने वाली टीम का पार्ट है और चाहे मुनहो ने उन्हें एक दूसरे को अपनी लोकेशन बताने से मना किया है, पर फिर भी ये लोग एक दूसरे के साथ अपनी लोकेशन को शेयर करते हैं, जिस वजह से हमें सबसे पहले इस ड्रॉप टीम को पकड़ना पड़ेगा और उन प्लेसेस पे जाना होगा जो कि चान सेओंग की ग्रुप चैट में लिखी हुई है। अगर हम वहाँ पर ड्रॉप ऑफ टीम के मेंबर्स का वेट करेंगे तो हम उन्हें पकड़ पाएंगे और ये मेरी स्ट्रेटेजी का फेज 1 है। तो सभी लोग इसके लिए तैयार होते हैं और ड्रॉप ऑफ टीम के मेंबर्स का इंतजार कर रहे होते हैं और हॉबिन ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि आखिरकार एक डिटेक्टिव का बेटा इसके बाद क्या करने वाला है। तब यहाँ पर हम मुनहो को देखते हैं। हमने इस बार काफी अच्छा पैसा कमाया है, जिस वजह से मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, तो इसलिए अपने साथियों के साथ जाकर मजे करो। तो जिनचान कहता है, इसके लिए थैंक यू बॉस। और वैसे वो बंदा कैसा है जो कि आपको ड्रग्स सप्लाई करता है? तो मुनहो कहता है, वो तो काफी अच्छा है और उसी ने कहा है कि वो हमें बहुत सारे ड्रग्स देने के लिए भी तैयार है, जिस वजह से हम इन ड्रग्स को स्टूडेंट्स को भी बेच सकते हैं। मैंने बहुत सारी बुरी चीजें की हैं, पर उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन फॉर्म में डेविल है। तो जिनचान उस सप्लायर से मिलने की बात करने लगता है, पर मुनहो अभी के लिए उसे मना कर देता है और उसे और ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए कहता है। तो ड्रॉप ऑफ टीम से जिन चैन को फोन आ रहा होता है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि ड्रॉप ऑफ टीम पर किसी ने हमला कर दिया है। जिन चैन, ड्रॉप ऑफ टीम पर कुछ ऐसे लोगों ने हमला किया है जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते और उनका कहना है कि ड्रग्स डिलीवर होने के बाद ही उन पर हमला हुआ है, जिस वजह से मुझे लगता है कि किसी ने हमारी इंफॉर्मेशन को लीक किया है और वो हमला करने वाले हमारे ड्रग्स को भी ले गए हैं। तो आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर उन्होंने पुलिस को इसके बारे में बता दिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तब मुनहो जिनचैन से पूछने लगता है कि क्या कुछ गड़बड़ है, पर जिनचैन उसे बताता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो मुनहो को इस चीज से परेशान नहीं करना चाह रहा होता, पर उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसकी टीम पर हमला कौन कर सकता है। तो इतने सारे ड्रग्स को देखकर हॉबिन को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो गई है और योनू ने ये कैलकुलेट किया होता है कि उस ड्रग्स की वर्थ $7300 होती है, पर उन्हें कुछ ड्रग्स मिसिंग दिखाई दे रहे होते हैं, जिस वजह से वो ग्योल को घूरने लगते हैं और उसे ड्रग्स चुराने के लिए पुलिस के पास ले जाने की बात करने लगते हैं, जिस वजह से ग्योल माफी मांगने लगती है। अब हमारे पास वो सारे एविडेंस है जिनकी हमें जरूरत है, जिस वजह से हम ड्रॉप ऑफ टीम को पुलिस स्टेशन लेकर जा सकते हैं और इससे हम ट्रॉनफी क्रू के साथ साथ उसके सप्लायर को भी अरेस्ट करवा सकते हैं। तो आखिरकार हम इस चान सेओंग के साथ क्या करने वाले हैं? हम इसे भी पुलिस के हवाले कर देंगे। रुको जरा, हमारे बीच में ये एग्रीमेंट नहीं हुआ था। हम इन्हें रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ट्रॉनफी क्रू बस कुछ ही मेंबर्स की आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, जिसका मतलब उनका लीडर किसी भी टाइम इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट को मना कर सकता है और अगर पुलिस ने कोई भी गलती की तो हम मुनहू और उसके सप्लायर को जेल में नहीं डलवा पाएंगे। इस टाइम हमारा गोल जिन्हो को पकड़वाना है, ना कि ट्रॉनफी क्रू को। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम इन्हें रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इन्हें पकड़ेंगे कैसे? मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, जिस वजह से हम और भी बंदों को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ जिनचान बैठा सिगरेट पी रहा होता है। मुझे तो लगा था कि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, पर चान सेओंग, मैं इस चीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ कि तुमने सारे ड्रग्स को रिकवर कर लिया है। तो आखिरकार किसने ड्रॉप ऑफ टीम पर हमला किया था? तो चान सेओंग कहते हैं, मैं जब उनसे ड्रग्स को वापस ले रहा था तब वो लोग वहाँ से भाग गए, जिस वजह से मैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा पाया। तो जिनचान कहता है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इस टाइम ड्रग्स को वापस लाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए तुमने ये अच्छा काम किया है। तो चान सेओंग कहते हैं, जिनचान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दरअसल मैंने ड्रग्स को रिकवर नहीं किया है, बल्कि मेरे एक फ्रेंड ने मेरी मदद की है और वो ये है। तो जिनचान कहता है, मैंने आज तक कभी इसे देखा नहीं है, तो इसने सब कुछ रिकवर किया है, जिसका मतलब तुम्हारे काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो बताओ लड़के, आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या?
मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो कि मेरी लिमिट में होगा। सच में ट्रियोनफी क्रू ड्रग्स को सेल करता है, तो इसलिए मैं भी इस क्रू को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तब हम देखते हैं ये सारा इयोनु का प्लान होता है ताकि वो ड्रग्स को वापस देके ट्रोनफी क्रू को ज्वाइन कर सके। पर आखिरकार तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम तो यहाँ पर सबसे कमजोर हो ना। सभी लोग फेमस हैं, तो इसलिए अगर मैं वापस जाऊंगा तो कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा और मैं आसानी से ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर पाऊंगा। तब जिनचैन इसके लिए मान जाता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं वो सब कुछ पता लगा कर रहूंगा जो वो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मेरे डैड यहाँ पर होते तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करते। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।